हाय, कैसे हैं आप लोग? यस, ग्रेट। तो जैसा कि प्रोमिस है मेरा तुम लोगों से कि सवाल एक लाइन में बनेगी, तो इसके लिए तो फंडा के साथ साथ प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। तो तैयार हो? यस, तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। कॉपी पेन रहना जरूरी है। तो आज का जहां लास्ट लेक्चर में एंड किए थे, क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करता हूं। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़िए, कंसंट्रेशन बना के पढ़िए और उसको समझने का कोशिश करिए और खुद से ट्राई करनी है पहले। यस, क्वेश्चन में कह रहा है 23 नंबर हम लोग का शीट का क्वेश्चन है। शीट में दिया हुआ है, पीडीएफ को रखना है सामने। कहता है टू यूनिफॉर्म स्फीयर हैविंग अपोजिट चार्जेज। जब अपोजिट चार्जेज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में होगा, एफ लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन फोटो बनाता हूं मैं। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, अपोजिट चार्ज दोनों रखता है। तो मान लेते हैं कि इस पर अगर Q1 चार्ज होगा तो इस पर -Q2 चार्ज होगा। हैविंग अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज एफ। तो इसका मतलब अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये तो क्लियर है। यस, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों गोला था ये। अब सवाल में कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड टू ए वायर एंड डिस्कनेक्टेड। अब क्वेश्चन में है कि पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप में है कि इस गोला से एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? दोनों गोला को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो पता है कि जब आइडेंटिकल स्फीयर होता है तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है, हमको पता है पहले से। यहां पर यूनिफॉर्म का मतलब एक समान हो गया, दोनों यूनिफॉर्म है, एक समान है, ये मानना है यहां पर। तो जब वायर से कनेक्ट करेंगे और दोनों आइडेंटिकल रहेगा, इक्वल रहेगा, तो चार्ज हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। Q1 माइनस Q2/2 इस पर हो जाएगा और Q1 माइनस Q2/2 इस पर, यानी टोटल चार्ज का आधा इस पर हो जाएगा और आधा इस पर हो जाएगा। तो पहले दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स F था, तो अब कह रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स जो है ना F/15 हो जाता है। यानी अब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? क्लियर है, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा और इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। और ये वाला जो F है ना, ये वाला जो F है, अब थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। नहीं, ये वाला जो F है इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, फोटो एक और बना लेते हैं, है ना। अब दोनों को सेपरेट कर दिए। इस पर Q1 चार्ज Q1 माइनस Q2/2 और इस पर भी Q1 माइनस Q2/2। तो अब दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये तो क्लियर है कि अब दोनों पर सिमिलर चार्ज हो गया तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यही वाला बात। तो ये फोर्स बोल रहा है कि अगर हम F डैश बोले तो ये F डैश बराबर F/15 है। यानी ये F डैश इज इक्वल टू F/15, यानी F/15 है। तो कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल चार्ज। धीरे धीरे समझना है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में फोर्स, पहला वाला फोर्स क्या होगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ पर F इज इक्वल टू K। ऐसे भी कूलम्स लॉ बताए थे ना, फोर्स जो होता है ना चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। K इंटू मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो साइन नहीं देना है। Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का दूरी R है तो R² हो गया। तो F/R² को क्या करते हैं, इसको 1 बना देते हैं। इसको क्या करना है, 1 मान लेना है, 1। एक तरह से F बराबर Q1 Q2/R² होगा, इसको 1 मान लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा।
तो इस बार जो एफ डैश हो गया, इस पर एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय आर स्क्वायर। फिर से एक बार लिख देते हैं समझने के लिए। अब इस पर चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2 बाय 2, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, यस। और ये जो एफ डैश है एफ बाय 15 है, ये एफ डैश कितना है, एफ बाय 15 है। तो यहां से क्या करते हैं, इस एफ का वैल्यू यहां डाल देते हैं। जब इस एफ का वैल्यू यहां डाल देंगे तो Q1 Q2 का कैलकुलेशन यहां से हो जाएगा। लेकिन सावधान, कुछ है इसमें टेक्निक, उस कॉन्सेप्ट को मैं पकड़ाने का कोशिश कर रहा हूं तुझको। देखते हैं वो क्या है टेक्निक। एफ डैश इज इक्वल टू जो हमारा था के बाय के इंटू Q1 माइनस Q2 बाय 2 पूरे का है स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये f बाय 15 था। तो क्या करते, f का वैल्यू रख देते हैं। f का वैल्यू रख देंगे तो क्या था, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, और यहाँ ये 15 को यहाँ रख देते हैं। तो ये k बाय आर स्क्वायर ऐसे भी कट जाएगा, इसीलिए बोले थे 1 रखना वैल्यू। समझ में आया 1 क्यों रखते हैं, क्योंकि कटना ही था इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर। एक बार और रख देते, थोड़ा कैलकुलेशन में सीख लीजिए, है ना। ये इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 15। इसी को कैलकुलेट करना है हम लोगों को। यही थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है तुम्हारे लिए। क्या करेंगे, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4। वेरी गुड। यहां होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 15। ये 15 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर करेंगे तो 15 Q1 स्क्वायर 15 Q2 स्क्वायर इधर आया, और 15 इंटू 2 30 Q1 Q2, और ये जब राइट साइड जाएगा तो 4 Q1 Q2 आ जाएगा राइट साइड। तो इसको जब हम इधर ले आते हैं तो क्या बन जाता है, देखो 15 Q1 स्क्वायर प्लस 15 Q2 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 34 Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है, निकालना क्या है हमको, हमारा क्या मकसद है इस सवाल में निकालना, रेशियो ऑफ चार्ज था, ये है हमारा मकसद। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ जो है ना Q1 बाय Q2 निकालना है। Q1 बाय Q2 इस सवाल में यही गोल है निकालना। तो Q1 बाय Q2 पर कैसे पहुंचेंगे हम लोग, यहां से तो Q1 बाय Q2 पर पहुंचना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो इसी में थोड़ा टेक्निक भी रहेंगे। देखो इतना ज़्यादा सवाल अगर हम लोग बना लेंगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में सारा सवाल देखा हुआ लगेगा। जब सारा सवाल लगेगा कि देखा हुआ है तो सवाल आसानी से बन जाएगी। तो सवाल इतना बनाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में लगना चाहिए कि देखा हुआ है, इन्हीं से एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रैक्टिस करने लगे। यहीं से सीख के जाना है, धार तेज करके जाना है यहीं से। इसीलिए इसको ऐसे सवाल को क्या करना है, तो ऐसे सवाल में टेक्निक है क्या करना है। देखो हम ऐसा करते हैं Q1 बाय Q2 को x मान लेते हैं, Q1 बाय Q2 को x मान लेते हैं, और इसी x की तलाश में हम लोग निकलेंगे। तो Q1 बाय Q2 बराबर x मान लेते हैं। तो इसमें करते हैं क्या ना कि 15 Q1 स्क्वायर था ना इसमें, तो क्या करते हैं ना Q2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर Q2 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 आ जाएगा। यहाँ अगर Q2 से डिवाइड करेंगे, यस यही समझना है था इसमें, यहाँ Q2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। अब क्या बच गया, -34 Q1 Q2, तो -34 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यस तो अब यहां देखो Q1 बाय Q2 स्क्वायर को बराबर x स्क्वायर लिख दे, Q1 बाय Q2 की जगह x लिख देते तो Q1 बाय Q2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ तो बड़ा मजेदार रिजल्ट मिल गया, 15 ओनली हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 34, Q1 बाय Q2, एक Q2 कैंसिल हो जाएगा, एक Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पर Q1 बाय Q2, और Q1 बाय Q2 को हम लोग x बोले थे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 15x² माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी 15 गुना 15 225, इसका मतलब हुआ 25 गुना 9 करेंगे फैक्टराइज। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 15x² करने आता है ये सब, ये हो जाएगा 25, 25x माइनस 9x, 25 9 34 हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 15 को कॉमन ले लेंगे, नहीं कितना कॉमन ले लेंगे, 5x कॉमन ले लेते हैं। 5x अगर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 3x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 बच जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा -5। क्लियर हो गया, -3 ले लेंगे कॉमन तो 3x बचेगा, क्योंकि 3 3 9x हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 गुना 5 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आराम से करना है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे एक बार सीख लेंगे ना तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा, तो कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, कितना 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5, यहाँ अगर 3x माइनस 5 दोनों में कॉमन ले लिए, 3x माइनस 5 दोनों में था ना तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको अगर हम 0 करेंगे तो दो पार्ट होगा, इसको 0 करेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5/3, और इसको अगर हम 0 करते हैं 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5, यानी Q1 बाय Q2 का रेशियो मेरा क्या आया, यानी Q1 बाय Q2 का रेशियो आया 5/3, एंड क्या आया, एंड आया 3/5। इसका मतलब क्लियर है, एक 5 रहेगा तो दूसरा 3 रहेगा, यानी एक 5 रहेगा तो दूसरा 3 रहेगा, या एक 3 रहेगा तो दूसरा 5 रहेगा, दोनों आंसर पॉसिबल है। तो कुछ कुछ फील आ रही है, समझ में आ रही है कैसे कैसे बनाया जाता है। तो क्या करना है, आराम से कंसंट्रेट होकर बनाना है। हमारा जो सीट में जो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखिए आराम से कैसे बनता है। अच्छा, उसका ऑप्शन तो मिला है ना, पहले ऑप्शन को मिला लीजिए, है ना। क्या आंसर आया था, Q1 बाय Q2 का क्या आंसर आया, एक आया 5/3 एंड 3/5, दो आंसर आया, दोनों में से कोई भी लगेगा तो टिक कर देंगे, तो कौन सा होगा, यस 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 यस, ये वाला सही है। नेक्स्ट 24 नंबर सीट का देखते हैं क्वेश्चन। ठीक से पढ़िए इसको, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। बोल रहा है कि देखिए जेईई मेन 2018 में पूछा और 2004 में दो बार ये सवाल को पूछा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, इस बार इक्वल चार्ज बोल रहा है, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। उसके बाद ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C is uncharged. Sphere C is first touched to A, then to B, and removed. As a result, the force between A and B would be equal to। क्वेश्चन को तरह ध्यान समझिए, एक चार्ज, एक बॉडी है A, दूसरा बॉडी है B, और तीसरा बॉडी है C। ध्यान से समझना है, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, तो हम मान लेते हैं इस पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q मान लेते हैं, सही है, यस। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस
मच लार्जर देयर डायमीटर, इसका मतलब हुआ कि इसका जो डायमीटर है, इसके तुलना में दोनों के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि इसको पॉइंट मास और इसको पॉइंट मास कंसीडर किया गया। ये कहने का मतलब हुआ, ये समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। ये समझिए क्वेश्चन को, धीरे धीरे लैंग्वेज पकड़ने का आदत हो जाएगा। इस कैसे एग्जामिनर अपने दिमाग से बात करता है, एग्जामिनर्स माइंड को पकड़ना है और कॉन्सेप्ट की फील भी समझनी है, कॉन्सेप्ट का क्लियर भी करना है। डायमीटर का साइज के तुलना में दोनों के बीच का दूरी बहुत ज्यादा का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। यस, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव होगा, वो ऑब्वियस है। तो सवाल में बोल रहा है कि ये फोर्स एफ है। अब ये जो है ना अनचार्ज्ड है, कहते हैं थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज्ड, स्फीयर सी इज फर्स्ट टच टू ए। अब क्या करना है ना, सी को टच कराएंगे ए से, सी को टच कराएंगे ए से। जब सी को ए से टच कराएंगे तो क्यू नेट का कितना है, यहाँ पर क्यू नेट कितना है, आइडेंटिकल है, तो क्यू नेट कितना होगा, इस पर क्यू है और इस पर 0 है। तो इसका मतलब हुआ क्यू जो ए पर होगा टच कराने के बाद और क्यू जो सी पर होगा, दोनों क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो q/2 इस पर आ जाएगा और q/2 इस पर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। C एंड A को टच कराएंगे, C एंड A को टच कराएंगे तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा दोनों पर। अब क्या करता है, C इज फर्स्ट टच टू A देन टू B। अब क्या कर रहा है कि अब C को जो है ना, C को B से टच कराएंगे। C को किससे टच कराएंगे, B से। तो इसका मतलब अभी अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, उसका आधा आधा करना है, समझिए। यानी अब जो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरा दो स्फीयर बना था, ये A था और C था, तो A पर चार्ज यहाँ q/2 हो गया था, समझिए, और C पर भी q/2 हो गया था। अब इसको टच कराएंगे इससे, फील आ रही है, बहुत अच्छा। अब इस C को टच कराएंगे इससे, B से, तो C को B से टच कराएंगे तो C पर है q/2 चार्ज और B पर है q चार्ज। तो कुल मिला के कितना चार्ज हो गया, 3q/2 चार्ज हो गया। तो अब क्या होगा, जितना चार्ज C पर होगा उतने चार्ज B पर होगा और दोनों आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा कहने का मतलब 3q/4 हो जाएगा। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, क्यू नेट का आधा हो जाएगा, आधा आधा, इसका नेट का आधा, बताए थे ना लास्ट लेक्चर में, यस हम लोग देखे थे अच्छा से, आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, और उसके बाद रिमूव कर लिया। अब कहते हैं एज ए रिजल्ट द फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बीच कितना फोर्स होगा, यहां पर एक चीज देख लीजिए, सी यहां था और यहां था बी। ए पर तो चार्ज इतना हो चुका है, सी पर कितना चार्ज हो चुका है, 3q/4 हो चुका है, और बी पर भी हो चुका है 3q/4। अब किसके किसके बीच में फोर्स पूछ रहा है, वो देखिए, किसके किस में फोर्स पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच में। अब जो ए मेरा बना फाइनल जो उभर के आया ए, वो ए मेरा यहाँ q/2 आया, इस पर चार्ज हो गया q/2, और जो फाइनल मेरा बी आया ना, बी पर चार्ज है 3q/4, 3q/4। अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो कितना होगा। अब देखो यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ, तो ये फोर्स बराबर क्या होगा, Q/r²। बोले थे K/r² को 1 मान लोगे तो K बराबर Q² हुआ, सही है। इसको क्या कर लेना, इसको भी 1 मान लेना और इसको भी 1 मान लेना। इससे क्या होता है ना कि F बराबर Q² हो गया। F बराबर जब Q² हो गया तो यहाँ F बराबर कितना हो गया, दोनों के बीच का दूरी पहले जैसा है, F बराबर कितना हो जाएगा, Q/2, K/r² को 1 मान लेना, चार्ज का प्रोडक्ट खाली लेना है, Q/2 3q/4 बराबर हो जाएगा 9/8 q², और q² बराबर f माने हम लोग, तो ये 9/8 f हो जाता है।
कितना हो जाता है, 9/8f हो जाता है। क्या आ जाएगा, 3q² 8 आ जाएगा और 3f/8 आ गया। अच्छा, ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ 3f/8 होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक से कर देता हूं, 3f/8। ये रहा ऑप्शन हम लोग का सही, 3f/8 सही है। तो इसी प्रकार से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर है 25, पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो देखना है सॉल्यूशन। ओके, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि टू ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर of equal radius have charge -10 microcoulomb and -2 microcoulomb respectively and placed at a distance r। समझते हैं कि एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, इस पर चार्ज रखा हुआ है -10 माइक्रोकूलम, इस पर रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यस, क्लियर है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये F। सवाल में दिया हुआ है कि F1 लग रहा है, क्या दिया हुआ है सवाल में, ये F1 लग रहा है। वेरी गुड। अब कह रहा है कि दोनों को टच करेंगे, दोनों क्या कर देंगे, टच कर देंगे, कांटेक्ट में ला देंगे, ये कह रहा है सवाल में। जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब आइडेंटिकल स्फीयर होता है, दोनों के बीच का दूरी r है, दिया हुआ सवाल में, जब आइडेंटिकल स्फीयर होता है तो चार्ज आधा आधा हो जाता है। तो इसका मतलब -10 और -2 -12 हो जाएगा, तो -12 का -6 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा और -6 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा। यस, अब दोनों को फिर उतना ही दूरी पर रख देते हैं, कितना दूर पर, जितना दूर पर पहले था। तो -6 माइक्रोकूलम अभी है, इस पर भी है, और -6 माइक्रोकूलम अभी दोनों पर है, और अब दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, अभी भी रिपल्सिव होगा, और इस बार जो बोल रहा है ना वो Ft बोल रहा है। तो मुझको क्या करना है, F1/F2 निकालना है। तो बहुत आसान है, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा K/r² को इधर रख देते हैं, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड रख देना है 10 गुना 2, मैग्नीट्यूड हो गया, माइक्रोकूलम को छोड़ देंगे, रेशियो निकालना है ना। यहाँ F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा K × 6 डिवाइडेड बाय r²। K/r² को जहां पर इस तरह से रिलेशन रेशियो वगैरह देना है ना, तो सारे कांस्टेंट को 1 मान लेना है। क्या करना है, सारे कांस्टेंट को 1 मान लेना है। तो इसको K/r² को अगर 1 मान लेते हैं ना, ये सब सीखिए सीखिए, ये सब सीखिएगा तो काम आएगा आपको। ये 1 मानने का जो फंडा है ना, बहुत मजा देगा तुमको, एंजॉय कराएगा। अभी अभी एंजॉय हो सकता है नहीं कर रहा होगा, एंजॉय करेगा। K/r² को 1 मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी F1/F2 अगर हम करेंगे ना तो कट जाएगा। पहले समझिए, F1/F2 करेंगे ना तो यहाँ सीधा सीधी 20 आएगा और यहाँ सीधा सीधी आएगा 36। तो ऐसे भी वो दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ। इसको 1 मान लोगे और इसको 1 मान लोगे, शुरू में ही स्टार्ट करेंगे ना तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का गुणनफल होता है। 10 गुना 2 20 करेंगे डायरेक्ट, यहाँ F बराबर 20 करेंगे, यहाँ F बराबर 36 हो गया। F1/F2 20/36, ऐसे सोचना है डायरेक्ट। समझ में आ रहा बात, फिर से समझिए, यहाँ -10 और -2 है, तो F(Q/r²) यानी KQ1 Q2 10 गुना 2 20, तो यहाँ पर F1 बराबर 20 आएगा। रेशियो निकालना है तो K और R से कोई मतलब है नहीं, R यहाँ पर बड़ा वाला R ले लेना है, और यहाँ पर भी दूरी से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 1 मान लेना। जिससे कोई मतलब ना रहे ना उसको 1 बना लेना, कांस्टेंट को 1 बना लेना। यस, तो ये हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो मेरा हो जाएगा 5 गुना 4 20, 4 गुना 5 20 अब बटा 4 गुना 9 36, 5/9 हो जाएगा।
बढ़िया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। ये देखिए सेम क्वेश्चन 23 वाला है। 23 में जो क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन, ये नीट में पूछा हुआ है, ईयर नहीं लिखा हुआ है, नहीं खोज लेना ईयर कौन सा है। सही है, हाँ नीट में पूछा हुआ ईयर को ढूंढ लेना खुद से। टू आइडेंटिकल कंडक्ट, ये 23 का क्वेश्चन था ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा यस तब बताऊंगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, आइडेंटिकल मतलब एक समान, कंडक्टिंग, सवाल जब बनाओगे ना, नहीं बोलते हैं सिकंदर बन जाओगे, सिकंदर, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा तुम्हारा। बोला ना, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और पूरे हिंदुस्तान में टॉप रैंकर्स में आओगे। इसीलिए बोलता हूं कि सवाल बनाओ, फंडा क्लियर हो जाएगा। यस, स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। अब देखो एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, सही है, और दोनों पर डिफरेंट चार्ज है। तो मान लेते एक पर Q1 चार्ज है और एक पर -Q2 चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो क्लियर है बात, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर डिफरेंट नेचर का चार्ज है। कहता है व्हेन प्लेस्ड इन एयर, ये तब एयर में था तब F लग रहा है फोर्स। एट ए डिस्टेंस D अपार्ट द स्फीयर्स आर ब्रॉट, अब D दूरी है दोनों के बीच में, स्फीयर्स को क्या कर रहे हैं, ब्राउट मतलब लाया जाना, ब्राउट मतलब लाया जाना, इन कॉन्टैक्ट एंड देन टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। पहले दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, सही है, जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा का, फिर उसको उतना ही दूरी पर रख देंगे जाके। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि चार्ज हो जाएगा आधा आधा। इस पर जो चार्ज होगा Q1 - Q2/2 हो जाएगा, और इस पर भी जो चार्ज होगा Q1 - Q2/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लिखा हुआ भी है। The two spheres repel each other with a force whose magnitude is equal to that the initial attractive force। अच्छा, शुरू में जो अट्रैक्टिव फोर्स था ना उसी के बराबर मैग्नीट्यूड है। तो कहता है कि क्या होगा, द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेज ऑन द स्फीयर, शुरू में जो, यानी हमको निकालना है, ये हमारा लक्ष्य है यहाँ पर, Q1/Q2 निकालना क्या होगा। देखे ना, एक सवाल शुरू में बताए थे तुमको फंडा, उसी फंडा को यूज करेंगे तो सारा सवाल बन जाएगा। तो ये भी इस बार फोर्स F ही लग रहा है, तो टेंशन तो है ही नहीं ना। तो शुरू में जो F लग रहा था ना वो कितना हो जाएगा, K Q1, मैग्नीट्यूड रखना है, ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है KQ1 Q2/r², शुरू का है, और बाद में जो फोर्स आया ना वो भी संयोग से उतना ही है, कितना होगा, K Q1 - Q2 का आधा इधर हो गया, स्क्वायर करेंगे इस तरह से, डिवाइडेड बाय r²। तो फिर बोलता हूँ K/r² को 1 मान लेने में फायदा, ऐसे दोनों बराबर है तो टेंशन ही नहीं है। तो बराबर दोनों है तो फ्रॉम 1 बाय क्वेश्चन में क्या है, एक 1 है और एक 2 है, मान लेते हैं। खुद से ट्राई करनी है, पहले याद रखना, अभी भी वापिस चले जाओ वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ हो जाएगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे ना, खुद से कर रहे हैं सॉल्व, खुद से कर दो क्या, खुद से ट्राई करके देखो ना, अच्छा मैं कर देता हूं, देखो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर Q1² हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस Q2² हो जाएगा, -2 Q1 Q2, यहाँ सही है। ये 4 को इधर से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना, 4 ये Q1 Q2 आ जाएगा, यस।
अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। मुझे निकालना है Q1/Q2। क्या निकालना है, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है Q1/Q2 निकालना। इसको मान लो ना x, क्या हर्ज है, x मान लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ Q1 में Q2 से डिवाइड, दोनों सारे टर्म में Q2 से स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे वहां पर किए थे। तो डिवाइड करके देखते हैं, इसको हम मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर को नेक्स्ट पेज पर। नहीं आ रहा था, सीखो ना, देख देख के ही बनाओ, टेंशन नहीं लेना। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे Q2 स्क्वायर से। तो क्या करते हैं, यहाँ Q2 स्क्वायर से यहाँ भी कर दिए, Q2 स्क्वायर से यहाँ भी कर दिए, Q2 का स्क्वायर से यहाँ भी कर दिए, और Q2 के स्क्वायर से यहाँ भी कर दिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब टर्म में कर दिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1/Q2 को x मान लेते, तो x स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और एक Q1/Q2 बनेगा, और 6x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0। ये समझ में आ रहा है कि Q1/Q2 बराबर x लिया गया है, Q1/Q2 इज इक्वल टू x लिए है। तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। आता है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लेना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए के बदले में 1 लेंगे, और सी के बदले में 1 लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के बदले में यहाँ 1 लेंगे। ये नहीं आता है तो क्या करना है, बात करनी है मुझसे, मैं बता दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर बात करोगे, ठीक, या डाउट सेशन की जब करेंगे ना हम लोग, उसमें क्लियर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो गया, और प्लस माइनस यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 में से 4 गया तो कितना हो गया, 32, 32 नहीं, 36 में से 4 गया तो क्या हो गया, 32, 32 का रूट आ गया बटा 2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, ये आ गया 6 प्लस माइनस 2 दूना 4 अगुना 8 हो गया 32, 2 रूट 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ इसको 2 से कट करेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 8, 3 प्लस माइनस रूट 8 आया। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ गया मेरा, Q1/Q2, x की जगह रख देंगे Q1/Q2। तो एक ऑप्शन आया 3 प्लस रूट 8, एंड दूसरा आया 3 माइनस रूट 8। लगता है ऑप्शन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन में क्या आया था वहां पर, अभी हम लोगों को क्या आंसर आया, थोड़ा करेक्शन करना था यहाँ पर, 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8, यहाँ पर 3 माइनस रूट 8 कर देना है, इसको हटा देना है, यस, ये आएगा ऑप्शन। यानी इसमें ओनली लिखा हुआ था, ये तो सिर्फ होगा नहीं ना, ये भी सिर्फ नहीं होगा। क्लियर है बात, अच्छा सवाल था, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें। ऐसे हम लोग 23 नंबर में बना ही लिए थे ना, कैसा सवाल था इसको। तो हम लोग एक एनसीईआरटी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं अब आगे। देखिए क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी, कुछ एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा है, कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर मतलब तुलना करेंगे, किसको तुलना करेंगे, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड बिटवीन नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। यानी पहले कंपैरिजन किसके बीच में करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। किसके बीच कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है,
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर और मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और चार्ज की बात होगा तो इलेक्ट्रॉन पर -q चार्ज होगा और प्रोटॉन पर +e चार्ज होगा, -e + e चार्ज होगा। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखो ये है माइनस चार्ज और ये है माइनस चार्ज, तो इधर जो फोर्स लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा इधर ही और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, दोनों में तुलना करेंगे हम लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी हम लोग पता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg कर देते, दोनों में तुलना करेंगे। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, K की जगह रख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड रख देता हूं ना, E इंटू ई डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों के बीच में हो गया। अब ये भी मास और ये भी मास, दोनों मास के बीच में मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r²। हमको क्या करना है, दोनों में तुलना करना है बच्चे, तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या करता हूं, दोनों को भागा दे देता हूं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बटा F ग्रेविटेशनल, दोनों को अगर भागा देंगे तो ये वाला ऊपर में रह जाएगा E², सही है, बाय 4πε0 बच जाएगा यहाँ पर। ये r² दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये F का ऊपर वैल्यू रख दिए, G का वैल्यू रख देते हैं नीचे में, G नीचे में यहाँ कितना आएगा, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, G mm हो गया और डिवाइडेड बाय r², वो r² कैंसिल हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना होगा ये देखना है हमको, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻39, सही है, यस। इसका मतलब हुआ कि इसके तुलना में जो ये वाला फोर्स हुआ ना, इससे क्या साबित होता है कि ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स के तुलना में, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसको बोलते हैं बाप रे बाप, बाप रे बाप, मतलब बाप रे बाप का मतलब हो गया कि इसके तुलना में ये 10⁻39 गुना ज्यादा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके तुलना में बहुत मजबूत है। लेकिन एक सवाल है कि वो उतना कमजोर होने के बावजूद उसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स उतना मजबूत होने के बावजूद उसका इफेक्ट नहीं दिखता है। ऐसा क्यों, ये आगे मैं बताऊंगा तुमको। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना है। ये जो देख रहे हो ना, ये इसका कभी कभी पूछ देता है क्या, डायमेंशन पूछ देता है। डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, बताओ, दिमाग लगा के बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा, बहुत आसान है। इसका और इसका दोनों फोर्स है ना, फोर्स में डिवाइड किया हुआ, फोर्स का भागा है, तो फोर्स बटा फोर्स, इसका भी यूनिट न्यूटन और इसका भी यूनिट न्यूटन, न्यूटन बटा न्यूटन हो गया, गायब हो गया। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, डायमेंशन लेस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यूनिट लेस, यूनिट लेस। क्लियर है बात, यस। अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं एक बार, क्या था, ई प्रोटॉन प्रोटॉन का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा प्रोटॉन, ये है एक प्रोटॉन और ये है एक प्रोटॉन, ध्यान से समझना बढ़िया से। तो ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा, +e, और इस पर चार्ज क्या होगा, +e। अब एक बताओ,
दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, समझ में आ रहा बात। ये इलेक्ट्रॉन है, लिख देता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यही दोनों गोला को लेते हैं और इस पर जो मास है ना उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं और इसको मास ऑफ प्रोटॉन बोल देते हैं। दोनों के बीच का दूरी है r, अभी भी r था और अभी भी r है। अब बोलो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगे, इस पर चार्ज था प्लस ई और इस पर चार्ज था प्लस ई। बताओ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अच्छा, एक बात याद रखना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये चार्ज चार्ज था ना इसलिए रिपल्सिव था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होगा और ये इसका नाम देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r²। और ये F ग्रेविटेशनल बराबर क्या हो जाएगा, F ग्रेविटेशनल का मतलब हो जाएगा G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r²। तो बताओ Fe और Fg में क्या रिलेशन हो गया, यहाँ G लिख देना है। Fe और Fg में क्या रिलेशन है, तो बहुत आसान है, यहाँ e² रख देंगे, e² डिवाइडेड बाय 4πε0। यहाँ बच गया G m प्रोटॉन और m प्रोटॉन। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, खुद से कर लेना है। 1.3 गुना 10⁻36 करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना है। सबका मान रखोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, यस। वहीं पर ये नोट तुमको जो मैं समझाने वाला था, एक बात तो समझ में आ गया ना कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में बहुत बड़ा है, 10⁻36 टाइम्स। और उसमें कितना था, उसमें था 10⁻39 ना, 2.4 गुना 10⁻39 था, इसमें 1.3 गुना 10⁻36। दोनों को याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में 2.4 इंटू 10⁻39, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। यहाँ प्रोटॉन के बीच में थोड़ा सा घट जाता है 10⁻36। कारण क्या है ना, घटने का कारण है ये मास। तो यहाँ पर ये मास कुछ ज्यादा हो गया ना, यहाँ पर एक मास इलेक्ट्रॉन था एक मास प्रोटॉन था, तो ये मास घट गया, बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ा इसका वैल्यू घट गया। क्लियर है। अब इस नोट में क्या लिखने वाला हूं, क्वेश्चन तुम देख लो। इस सवाल को पहले पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होने के बावजूद डोमिनेटिंग फोर्स इन नेचर दिखता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, इसको पढ़ो। तो देखो कारण क्या है इसका, कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, याद रखना इस बात को। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव तो कभी होता ही नहीं है। तो जब सिर्फ अट्रैक्टिव होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, जिसके कारण अधिकतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो क्लियर है बात। तो हम लोग नेक्स्ट कुछ सवाल करते हैं और बढ़िया बढ़िया मजेदार। तो जल्दी से रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल नीट 2020 में पूछा हुआ है। द एक्सलरेशन of an electron due to mutual attraction between the electron and proton when they are 1.6 एंगस्ट्रॉम apart each। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है।
इस पर माइनस ई चार्ज है और इस पर प्लस ई चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। सवाल को समझिए, दोनों के बीच का दूरी कितना है? r इज इक्वल टू 1.6 एंगस्ट्रम, ये दिया हुआ है। निकालना क्या? एक्सलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन निकालना है। जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे दिया गया है और लिखा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना लेना है, 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना लेना है। तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन पर हम लोग पहले फोर्स निकाल देंगे F, और ये F बराबर ma हो जाएगा। नहीं, अच्छा, तो A इज इक्वल टू F/m, और ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब फोर्स तो दोनों पर बराबर लगेगा। ये तो बहुत सिंपल है, यानी एक्सलरेशन बराबर फोर्स बटा मास कर देंगे। तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4, डायरेक्टली देता हूं ना, के, डायरेक्टली देना के Q1 इंटू Q2, के Q1 Q2 बटा r²। r मतलब बाद में वैल्यू रहते हैं, r² डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रख देते हैं वैल्यू। के का मान आ जाएगा कितना? के का मान आ जाएगा 9 × 10⁹। क्लियर है? 9 × 10⁹ इस के का मान आ गया। इस ई का मान कितना आ जाएगा? देखो ऑप्शन को देखना है, क्या पावर दिया हुआ खाली नहीं, तो इसका मतलब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान नहीं देना, खाली पावर पर ध्यान देना। तो सिखाता हूं कि कैसे हम लोग पावर पर ध्यान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेशन के लिहाज से तुझे सिखाना है। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। के गुना Q1 गुना Q2 बटा r², फोर्स का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9 × 10⁹, यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और फिर एक बार हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय r², 1.6 एंगस्ट्रम है, 1.6 × 10⁻⁻10। ये दूरी का स्क्वायर लेना है, दूरी का स्क्वायर लेना है, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा 9 × 10⁻31 kg। सही है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर -31 kg है। तो ए बराबर क्या समझेंगे? अब देखो, अब क्या समझेंगे? इस 9 को 10 समझ लेना है। 9 जो है ना 10 के करीब है, इसको 10 समझ लेना है, और 10 × 10⁹, एक एक करके समझते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो 1.6 और 1.6, इसको 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये सब सीखना है। ये 1 ले लेंगे, ये 1 ले लिए, और ये स्क्वायर है ना, ये 1 ले लेंगे, 10⁻20 हो जाएगा, 10⁻⁻20 के आसपास आ जाएगा। अब ये भी 9 है, तो इसको भी 10 ले लेते हैं। ऐसे भी 9/9 तो कैंसिल हो रहा था ना। अच्छा, जब ले लिए तो ले लो, 10 ले लो, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -31। तब ये तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या आया। देखिए 19 दूना 38 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर गुना भाग करिए, इसको गुना भाग करेंगे इसी को, 19 दूना 38, यहाँ हुआ 31, तो 38 में से 31 जाएगा तो वो जाएगा 7, तो -7 हो गया, और यहाँ पर 20 × 9 29 हो गया। 29 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? चेक कर लो। जोड़ घटाओ तो कर लेंगे ना। 19 दूना 38 हो गया, 38 में से 31 हो गया, तो 7 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ बच गया 2, तो 20 × 2 = 22, 10⁻22। क्या कर लिए? समझ में आया बात? देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, खाली पावर को चेक करना है, ये सब वैल्यू चेक नहीं करना है। ऐसे भी चेक भी करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है ना, इससे स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 में 9 कैंसिल हो जाएगा। ये तो सवाल था कि कैंसिल हो जा रहा है, अगर नहीं भी होता तो बड़ा आसानी से बन जाता। क्या करते हैं हम लोग को? पावर देखना है, पावर, पावर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर न्यूक्लियस पर प्रोटॉन है। तो कभी कभी दे देता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एटम का जो चार्ज टोटल होगा वो निकालना पड़ेगा। देखिए सवाल में क्या है, बात करते हैं इसमें। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, कहता है सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसको ध्यान से बनाओगे। क्या लिखा हुआ है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन differ slightly, one of them is minus E and other is E plus delta I. If the net of electrostatic force, if the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size, वही पॉइंट मानना है। 0 if देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर, किस ऑर्डर में डेल्टा ई होगा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है। तो देखते हैं किस ऑर्डर की बात करता है। बात कर रहा है कि ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है, तो सबको पता है कि हाइड्रोजन में यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो टोटल चार्ज जो H का होगा ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जो हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अब प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों मिलाएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज स्लाइटली डिफर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया हुआ है, माइनस ई, वेरी गुड। और प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, ई प्लस डेल्टा ई। अच्छा, ये चेंज कर रहा है थोड़ा सा, ई प्लस डेल्टा ई। इसका मतलब टोटल चार्ज जो एच एटम का हो गया, टोटल चार्ज ऑफ एच एटम, टोटल चार्ज ऑफ एच एटम बराबर डेल्टा ई। इसका मतलब एक एच एटम यहाँ पर अगर है और एक एच एटम अगर यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज है डेल्टा ई है और इस पर जो चार्ज है वो डेल्टा ई है। और पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच में, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनसीईआरटी याद है, दोनों मिला के नेट जीरो है। इसका मतलब ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये जो रिपेल करने वाला फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। पहला बात समझ में आ गया। और अट्रैक्ट करने वाला फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। अब समझ में आ रहा है बात। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो है नेट फोर्स if the net electrostatic force and gravitational force on between two hydrogen atom placed at a distance d apart is zero। मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है और इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो का मतलब हुआ जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतने ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये बात समझ में आया, यस समझ में आया। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ई डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों के बीच का दूरी कुछ भी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, डी अपार्ट लिखा हुआ तो डी ही लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, डी स्क्वायर। और ये वाला फोर्स क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ एच एटम, और मास ऑफ एच एटम आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है डेल्टा ई ना, तो डेल्टा ई का मान निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये डी स्क्वायर, यहाँ पर आर के जगह डी ले लो, तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा जी इंटू एम एच का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का मान हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ले लेना है, नहीं दिया हुआ कर लेते हैं अपने मन से। तो ये हुआ जी, और एम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27,
और इसको स्क्वायर कर देना है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, हमको पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है 9 × 10⁹ इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा, यस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹, वो नीचे रहेगा। और ये डेल्टा ई का स्क्वायर है, ध्यान में रखना स्क्वायर है। तो मुझको लाना है कि देखो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं है, कहीं नहीं, सब ट्रिक सीखना है, बहुत काम आएगा। तो जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सबको उड़ा देते हैं, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1, इसके लिए हमारा वैल्यू 1 है, ये मेरे लिए 1 मान रखता है और ये मेरे लिए 1 मान रखता है। तो डेल्टा ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा वो देखते हैं, डेल्टा ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया 10⁻11 हो जाएगा, हाँ, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻27 दूना 54 लिख दूं, लिखता हूँ 54 लिख देता हूँ, 27 दूना 54। यहाँ पर इसको 10 9 है तो 10 के करीब है ना, तो थोड़ा समझदारी लेना है। तो 9 जो है ना 10 के करीब है, तो 10 ले लेंगे, यहाँ 10⁻9 ले लेते हैं, तो ये भी 10⁻10 आ गया। तो 10⁻10 आ गया, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 10⁻, ये देखो 10 हो गया, तो 9 1 10, 11 10 21, 21 और 54 कितना हो जाएगा 75, 75 के आसपास हो जाएगा, नहीं 75 आ जाएगा ना। ये डेल्टा ई का स्क्वायर है, तो इसका मतलब डेल्टा ई का मतलब कितना हो जाएगा 75 का 2 हो गया 37 के आसपास, 37। समझ में आ रहा है बात, ये सब तो बहुत दूर है इससे, क्लियर है बात। इसका मतलब हुआ कि इस तरह से कैलकुलेशन हमको सीखना है। कैसे सीखना है कैलकुलेशन, इसको 1 मान लेना है, इसको 1 मान लेना है। क्यों 1 मान लेना है, क्योंकि पावर है खाली दिया हुआ है। जब पावर खाली दिया हुआ रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखना है। ये एक डिफरेंट स्टाइल की टीचिंग है, अगर इसको अडॉप्ट कर लोगे तो यकीनन एक दिन, यस बोले ना, हाँ वही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो एक बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। मैक्सिमा मिनिमा समझते हो, एक बात जान लो कि अगर एक चार्ज क्यू है, ठीक, इसको 2 भाग में बांट ला, ठीक, तो बोल रहा है कि इसको 2 भाग में इस प्रकार से बांटिए कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस क्यू चार्ज को 2 भाग में बांट दे, कॉन्सेप्ट समझना, मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। क्या मजा आएगा कि एक साइड को हम मान लेते हैं क्यू और एक साइड को एक्स मान लेते हैं, सबसे बढ़िया ने। एक साइड को हम मान लेते हैं एक्स चार्ज होगा तो दूसरा में क्यू माइनस एक्स चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना मैक्सिमम है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा K इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं D है, तो D स्क्वायर या R स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाय D स्क्वायर या R स्क्वायर, जो लेना है यहाँ पर हो जाएगा क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है कि F टू बी मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम मिनिमा करना है, क्या करना है मैक्सिमम मिनिमा, डी एफ बटा डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स करेंगे। यानी कोई भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो, फिजिक्स में याद रखना है, फिजिक्स में मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले, बोलेगा F मैक्सिमम होगा तो डी एफ बटा डी एक्स निकाल के 0 कर देंगे, बोलेंगे F मिनिमम होगा तो भी डी एफ बटा डी एक्स निकाल के 0 ही करना है। तो डी एफ बटा डी एक्स निकाल के 0 करना, निकालना है तो ये के बटा डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, इसको तो बाहर कर लेते हैं। जब फोर्स मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले, फिजिक्स में याद कर लेना है, जहां भी मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देना है। तो ये q इंटू एक्स डिफ्रेंशिएशन आता है ना, इसको बन जाएगा q, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो कुल मिला के इसको अगर 0 करेंगे तो q इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा q बटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब आधा चार्ज यहाँ हो जाएगा और आधा चार्ज यहाँ हो जाएगा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो जब चार्ज आधा आधा हो जाएगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा।
इसको हम लोग फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। यानी अब से जब ऐसा सवाल मिलेगा तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज को दो भाग में बांटना है और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों पर चार्ज आधा आधा हो जाएगा। समझ में आया बात? टोटल चार्ज को दो भाग में बांटना है और इस प्रकार से बांटना है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखना, दो स्फीयर पर, दो बॉडी पर चार्ज जब इक्वल होता है, टोटल चार्ज आधा आधा हो जाता है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग। तो एक शानदार ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीखे ट्रिक? पहले समझो, इसको ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर इस चार्ज को दो भाग में बांटना हो, एक होगा x तो दूसरा हो जाएगा q माइनस एक्स। तो ये x बराबर कर देना है q/2 और ये अगर x बराबर q/2 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा q/2। तो अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो अभी हम लोगों ने देखा। अब क्या करेंगे ना, नहीं बोलते हैं, सवाल को ही हथियार बनाएंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। सवाल को ही हथियार बना के उसी से उसी को उड़ाना है। तो एक कॉन्सेप्ट तुझको और मैं सिखाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन अगर रहेगा कि अगर ये एक चार्ज है Q1, क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे, बोलेगा कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक? एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है और इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। अब दोनों को बोलते हैं टच करा दिए। क्या करा दिए? यहाँ पहले है स्टेप 1, यहाँ स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 लेते हैं कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक? दोनों पर चार्ज है Q1 और Q2, सही? ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, समझना ध्यान से। अब दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक कनेक्टिंग वायर से। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इस पर भी आधा चार्ज और इस पर भी आधा चार्ज, दो आइडेंटिकल रहेगा तो उसको कनेक्ट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 कर देते हैं। स्टेप नंबर 3, अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये हुआ Q1 प्लस Q2 चार्ज और ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 चार्ज। अब एक बात बताओ कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा, दोनों के बीच तो फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स कैसा होगा, मिनिमम के मैक्सिमम कि नॉर्मल? याद रखना, ये वाला फोर्स जो होगा ना मैक्सिमम होगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग, जब दो चार्ज इक्वल भाग में बांट देंगे, दो बॉडी, जब चार्ज को इक्वल भाग में दो बॉडी पर बांट देंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना वो रिपल्सिव जो होगा वो मैक्सिमम होगा। याद रहेगा फंडा? क्लियर है? तो फटाफट दो क्वेश्चन हम लोग इस पर बना लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए ध्यान से, ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओलंपियाड में आया हुआ क्या कर रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 यहाँ आ गया, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R, if they are made to touch each other then separated to the same distance, the force between them will be। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लेस देन बिफोर, सेम एज बिफोर, मोर देन बिफोर, जीरो। समझ में आ रहा है बात? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज इक्वल, यानी एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, इस पर चार्ज Q1 है, अभी सिखाया है तुरंत, इस पर चार्ज Q2 है। अब दोनों को क्या कर दिए, दोनों को टच करा दिए। टच किसी तरह से करा सकते हैं, अब फिर दोनों को अलग अलग कर दिए। तो अब जो बोल रहा है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो पहले के बराबर होगा, पहले से कम होगा, क्या होगा, लेस देन बिफोर, सेम एज बिफोर, मोर देन बिफोर। अभी तो समझाए ना, जब दो बॉडी को टच करा के
और जो तो टच कराएंगे तो दोनों पर आधा आधा चार्ज हो जाएगा, दोनों पर आधा आधा हो जाएगा। जब दोनों पर चार्ज आधा आधा हो जाएगा तो ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम ना हो जाएगा। ये बहुत यूनिक सब चीज बता रहा हूँ, इससे सवाल को तुरंत पकड़ लोगे। ट्रिक क्या आया कि दो बॉडी पर चार्ज अगर आधा आधा कर देंगे तो दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ जो टोटल चार्ज था ना Q1 Q2 उसी को सटाए ना टच कराए तो आधा आधा हो गया। तो अब दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। कहता है एक चार्ज Q है और उसको दो भाग में बांटना है, एक तरफ Q देना है और एक तरफ Q माइनस Q देना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दे आर सेपरेटेड इनटू मैक्सिमम। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q एंड Q माइनस Q। If the Coulomb force repulsion force between them when they are separated is to be maximum, अच्छा what should be the ratio of, ध्यान देना Q बटा Q का रेशियो पूछ रहा है, Q बटा Q का रेशियो, Q बाय Q का रेशियो। किसका रेशियो पूछ रहा है? Q बाय Q का रेशियो। बनेगा क्या? खुद से ट्राई तो करिए ना, एक बार ट्राई तो करिए ना, बहुत मजा आएगा तुझे। ट्राई करके देखो। Q बाय Q करना है। तुमको पता है ना ये आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। नहीं पता सर, Q बाय Q का मान बताओ। तो पता है ना ये Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे 2 हो जाएगा ना। तो हो तो गया आंसर। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाय 2 हो जाएगा। तो निकालना है किसके किसके बारे में रिलेशन? निकालना है Q बाय Q। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कैसे बनना तो है ही ना। Q बटा Q बराबर कितना होगा? 2। समझ में आया ना बात कि नहीं आया? आ गया सर। तो करना क्या है, घर जाके यानी खत्म होने के बाद सीट को लोगे सामने और उसको फिर से एक एक क्वेश्चन को देखना है। इससे क्या होगा ना, खुद से एक बार कर लेना जरूरी है और हिंदुस्तान में छा जाना है। क्या करना है? छा जाना है। अरे रिजल्ट के माध्यम से ऐसा रिजल्ट करना है, टॉपर 1 से लेकर 100 के बीच में। यस, यही गोल है। बाय बाय।